जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि राकेश सर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं बताना। यानी अब आप लोग को किसी भी प्रकार का समस्या या टेंशन नहीं लेना है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम कैसे सॉल्व होगा। अगर आप लोग कोचिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग यानी जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है विक्ट्री कोचिंग सेंटर, और ऑनलाइन चैनल है V2 ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप कोचिंग नहीं करते तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे चैनल से जुड़ने के आपको एक बेनिफिट मिलेगा। क्या कि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस से, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर आते हैं ये आपको मदद मिलेगा। क्या कि आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो पहले आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो लेवल है वो कैसे पूछता है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे पढ़ाई आपका कितना पीछे है। अगर पीछे तो उसको आगे बढ़ाना है, अगर आपका आगे बढ़ चुका है तो केवल आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स। यानी हमारे टीम मेंबर जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सभी आप लोग को सॉल्व करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। क्या है, जैसे कि देखिए लिखा गया इंपॉर्टेंट MCQ, यानी आज के वीडियो में आपको मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड MCQ, और ये आपका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी वस्तु का वास्तविक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल, बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा मतलब क्या बिग, और इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं इमेज बोलते हैं, बनाने के लिए अवतल दर्पण जिसे हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। आप लोग परेशान मत होइए, सब आपको मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। में किस स्थिति में रखना होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के सामने आपको क्या रखना है। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, जिसकी एक साइड हम लोग पॉलिश कर देते हैं और दूसरा क्या होता है रिफ्लेक्टेड, यानी एक सतह की तरफ हम लोग क्या करते हैं पॉलिश कर देते हैं, ठीक, और दूसरी तरफ से लाइट आता है और टकरा के क्या होता है वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। अब परावर्तन से ही संबंधित हमारे क्या होते हैं मिरर होते हैं। मिरर भी हम लोग जानते होंगे दो होते हैं, एक प्लेन मिरर यानी समतल, एक क्या होता है स्फेरिकल जिसे हम लोग गोलीय दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण भी हमारे क्या होते हैं दो होते हैं, जिसे हम लोग एक क्या कहते हैं अवतल कहते हैं, दूसरा क्या होता है उत्तल होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, जब ये आपके शॉर्ट में या लॉन्ग में आएगा तो वहां पे आपको हम डिटेल में बताएंगे कि ये बनता कैसे है और इससे क्या क्या बेनिफिट है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, और इससे जो इमेज बनता है वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, वो सभी मैं आप लोग को लॉन्ग में शॉर्ट में जैसा क्वेश्चन आएगा वहां पे बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, अगर हम कनकेव मिरर का स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए कनकेव मिरर क्या होता है, एक स्फेरिकल पार्ट होता है जिसके हम लोग आउटवर्ड साइड यानी बाहर की तरफ का बेंड कर देते हैं, और जो भी हमारा रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का कार्य होता है वो उसके इनर पार्ट से होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि अवतल दर्पण के सामने आपको कोई वस्तु रखना है, तो हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या होता है पोल होता है जिसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हिंदी में फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं वक्ता केंद्र। अब क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण ये हो गया, इसके सामने हमें वस्तु को रखना है। अब वस्तु कहाँ पे रखें कि उसका वास्तविक इमेज बने, रियल बने, साथ ही साथ क्या बने बड़ा, ये भी ध्यान रखना। अब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु होता है जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता है। तो पहला अनंत था, जब क्या होता है इंफिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है फोकस बनता है, लेकिन एकदम बिंदु के आकार पे यानी पॉइंट पर। सोचिए जो हमसे जितना दूर रहेगा
अगर खुद को मान लीजिए कि आप कनकेव मिरर है, तो आपसे जो जितना दूर होगा उसका इमेज उतना ही छोटा बनेगा। जो लोग जैसे जैसे क्या होंगे कनकेव मिरर के पास आते जाएंगे, उसका इमेज क्या होगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देख लेते क्या है। एक आपका क्या है वक्ता केंद्र है, यानी वक्ता केंद्र पे। दूसरा क्या है वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। तीसरा आपका क्या है दर्पण के ध्रुव पर। और चौथा क्या है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन है वक्ता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो क्या उसका इमेज रियल बनेगा, साथ ही साथ बड़ा बनेगा। तो आप लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जितनी लंबाई वस्तु की होती है उतना ही लंबाई उसका इमेज का बनता है, यानी प्रतिबिंब का। अगर हम यहाँ पे रख देंगे इतना बड़ा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब ठीक इसी के नीचे इसी के बराबर की लंबाई का बनता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि रियल होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना बड़ा होना चाहिए। तो ये इसी के बराबर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, यानी ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, अगर हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, वस्तु को रख देते हैं, तो क्या वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उससे बड़ा मिलेगा या नहीं। फिर क्या है अगर दर्पण के ध्रुव पर यानी पोल पर रख दें, यानी अगर हम यहाँ पर रख दें तो क्या उसका इमेज बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर लास्ट है दर्पण के ध्रुव यानी ये पोल और फोकस के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में रख दें तो क्या। अब ये दो कंडीशन है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हम कहीं भी रख दें तो उसका इमेज क्या होता है हमेशा मिरर के दूसरी तरफ बनता है, हमेशा क्या होता है दूसरी तरफ बनता है। जो कि आपका क्या होता है इरेक्ट होता है यानी सीधा बनता है, लेकिन वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है वास्तविक, तो वास्तविक के लिए आपका कंडीशन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बी। बी आपका क्या है सही, यानी जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, तब हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, जो इमेज का लेंथ होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर इसमें आपका ऑप्शन होता है फोकस पर यानी फोकस बिंदु पे रहता तो वो आपका ज्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो हमें इन्हीं चारों ऑप्शन के हिसाब से चलना है, जिसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए अगर हम लोग फोकस में लेते हैं तो क्या होगा, एक लाइट रेज यानी एक किरण क्या होता है जो कि पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, ये होता है हमारा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ध्यान रखेंगे कि एक लाइट रेज पहले हमेशा कंसीडर करेंगे क्या पैरेलल जाएगा, यानी ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। फिर परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या लाइट रेज होता है जो कि फोकस होके जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब देखिए ये दोनों कहां पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किए, तो ये हमेशा क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है। ठीक है, अगर इस केस में देखें ये हमारा वस्तु की लंबाई है और ये हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, तो दोनों क्या है वस्तु की लंबाई छोटा है और प्रतिबिंब की लंबाई बड़ा है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा सेकंड क्या होगा सही होगा। यानी जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर, तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन क्या राइट है। क्लियर, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पढ़िए क्या लिखा है, किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी इकाई को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं यूनिट। और लेंस को जो क्षमता है क्षमता को हम लोग बोलते हैं पावर। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो पावर होता है यानी लेंस का जो पावर होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं या उसकी यूनिट क्या होती है। तो जनरली हम लोग लेंस का जो क्षमता होता है उसको हम लोग क्या जानते हैं डायोप्टर जानते हैं। क्या जानते हैं डायोप्टर।
और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। लेकिन क्या कहें ऑप्शन में देखिए डायरेक्टर दिया है, तो ये देखिए दिया है मीटर, ये दिया है प्रति मीटर और ये दिया है मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको याद होगा जो वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, या फिर इसी को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा है लेंस का यूनिट मतलब पावर ऑफ लेंस। फिर एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन में से आपका एक ऑप्शन है। चलिए आपको ऐसे नहीं याद आ रहा है तो सुनिए, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है शायद आप लोगों को याद होगा, P इक्वल क्या होता है 1/f होता है। चलिए फिर इसके बाद अगर ये नहीं याद है तो शायद आपको एक ये भी होगा कि P इक्वल क्या होता है 100/f होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। F जब मीटर में होगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, F जब सेंटीमीटर में होता है तब लगाते हैं। अब ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, मीटर प्रति मीटर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए ये क्या है मीटर है, यानी जो फोकल लेंथ होता है यानी फोकल दूरी होता है उसको हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। तो जब यही मीटर क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पे पावर -1 आएगा। यानी जब यही मीटर आपका ऊपर जाएगा यानी जो फोकल लेंथ है उसकी जो यूनिट है, जब यही यूनिट क्या होगा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसको हम लोग प्रति मीटर भी पढ़ते हैं, या कहीं भी आपको ऑप्शन में मिल जाए मीटर पर -1 पावर में, या फिर अगर आपको कहीं मिल जाए सेंटीमीटर के पावर -1 तो वही आपका आंसर क्या होगा सही होगा। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं मिला, मिला आपको क्या मीटर पे पावर -1, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रति मीटर। क्या पढ़ते हैं, प्रति मीटर। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो सिंपल सा आपको क्या मिलेगा डायरेक्टर। और डायरेक्टर आपको मिल जाए तो आंख बंद करके मार दीजिए। लेकिन नहीं मिला तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, प्रति मीटर या फिर प्रति सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि जो सूर्य है यानी सन, श्वेताभ, श्वेताभ का मतलब होता है सफेद, व्हाइट प्रतीत होता है। अब बताइए सुबह से लेके शाम तक, यानी जब सुबह सूर्य उगता है तब से लेकर जब सूर्य ढलता है, यानी जब सन क्या होता है राइज होता है और जब क्या होता है सनसेट होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में यानी इस दौरान सूर्य हमें कब सफेद दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है सूर्योदय के पूर्व, यानी जब सोचिए जब सूर्य उगा भी नहीं है तो उसके पहले क्या हम उसको देख सकते हैं कि वो सफेद दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देते हैं। तो ये ऐसे ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या सूर्योदय एंड सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्योदय वाला क्या होगा ऑप्शन कट गया तो ये भी तो आपका आंसर कट जाएगा। फिर देखिए डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सूर्यास्त के बाद, यानी जब सूर्य ढल गया, जब सन आपका क्या होगा सेट हो गया, तो क्या आपको सूर्य दिखाई देगा, बताइए दिखाई देगा नहीं ना। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक आपका बचा क्या दोपहर, तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। अब सोचिए कैसे, जब भी हम लोग सुबह समय या शाम के समय सूर्य को देखते हैं, यानी जब सूर्य राइज होता है उगता है और जब क्या ढलता है, उस समय अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य का जो कलर होता है, रंग होता है, या तो आपको लाल दिखेगा या फिर क्या होता है नारंगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं संतरा केसरिया ऐसे बोलते हैं ये। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या होता है, सूर्य यानी जो श्वेत व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर का मिक्सअप होता है, यानी 7 रंगों का मिला हुआ रूप होता है। अब जब उनसे क्या सूर्य से निकलने वाले 7 रंग यानी सफेद रंग जब हमारी आंखों तक आती है तो उसमें 7 रंग होते हैं, और सुबह के समय क्या होता है सूर्य और हमारे बीच की दूरी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाले 7 रंगों में जो क्या होता है आपका बैंगनी होता है, आसमानी होता है, वो चारों तरफ क्या होता है फैल जाता है, और जो फैलता नहीं है वो क्या है लाल, यानी लाल रंग का जो फैलाव होता है, प्रकीर्णन होता है, डिस्पर्शन होता है, वो बहुत कम होता है। इसी वजह से सुबह और शाम के समय जो सूर्य होता है वो हमें लाल आभास होता है। ठीक है, अब यही ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो कट गए, तो बचा जो हमारा वही आंसर क्या सही होगा। अब देखिए जब दोपहर यानी नून का समय होता है, आफ्टरनून होता है, एकदम दोपहर में यानी 12 बजे के आसपास देखेंगे
तो सूर्य क्या होता है, ठीक हमारे ऊपर होता है, ऊपर सूर्य है और नीचे हम, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सूर्य और हमारे बीच की दूरी क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे जो भी श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट कलर आता है, व्हाइट रेज आता है, वो सीधे हमारे आंखों पे आ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से सूर्य हमें क्या होता है, सफेद दिखाई देता है। कभी भी आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, किसी विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है। इसमें पूछा है किस बात पर निर्भर करता है, यहाँ पे करता नहीं, यहाँ पे लिख दिया किस बात पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको यही ऑप्शन है कि किस पे निर्भर करता है तो ध्यान रखिए, अगर हम इस नहीं को हटा देते, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो किसी भी कंडक्टर वायर होता है, जो कंडक्टिंग वायर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, और इसका जो यूनिट होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं ओम, इसको क्या बोलते हैं, ओम। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, ओम होता है, जिसको इस सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही क्वेश्चन है, मान लीजिए नहीं हमने पूछा, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर यानी जो तार होता है उसकी लंबाई पे भी निर्भर करता है। यानी तार की लंबाई यानी वायर की लेंथ जितनी लंबी होगी, यानी तार की लंबाई जितना ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक, यानी जो हमारा तार की लंबाई होता है वो जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखिए। ठीक, फिर दूसरा क्या है आपका, चालक का आकार। साथ ही साथ देखिए ये किस पे निर्भर करता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो चालक के आकार पर भी निर्भर करता है। ठीक, फिर क्या है, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या, उसके क्षेत्रफल, जो वायर है, जो तार है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो तार की मोटाई होती है, तो वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी तार जितना मोटा होता है, ठीक है, तार जितना ज्यादा मोटा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। यानी तार जितना ज्यादा मोटा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। प्रतिरोध कम होने का मतलब क्या है कि उस वायर में करंट, जो धारा होती है, वो एकदम आसानी से प्रवाहित होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो निर्भर नहीं करता है, यानी निर्भर नहीं करता, वो हमारा क्या होता है, पदार्थ के घनत्व पे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कोई आपसे पूछे कि कोई भी चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, वो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व। यानी ये डेंसिटी ऑफ मैटर, ठीक है, ये मैटर के डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब होता है व्हाइट लाइट, जब प्रिज्म, प्रिज्म को इंग्लिश में भी प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। अब सुनिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर सबका मतलब बताते हैं। तो सबसे अधिक विचलन किस रंगों के रंग के लिए होगा। सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि व्हाइट लाइट, यानी जो सूर्य की रोशनी है, जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, वो क्या होता है, जब किसी प्रिज्म में पास करेगा, गुजरेगा या इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर का मिक्सअप होता है, यानी वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अलग अलग विक्षेपण। अब यहाँ पे विक्षेपण का मतलब होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर में ब्रेक होता है, यानी अलग अलग हो गया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं विक्षेपण, डिस्पर्सन। तब उस है विचलन। विचलन का मतलब वो विचलन कैसा, अधिक विचलन। यानी अब देखिए समझिए विचलन को ऐसे, ये हमारा प्रिज्म हो गया, अब इसमें हम लोग ये मान लीजिए व्हाइट लाइट जा रहा है, व्हाइट लाइट जा रहा है, तो ये क्या होगा, 7 कलर में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, 7 कलर में ब्रेक हो जाता है। और जो कलर प्रिज्म है ये क्या होता है, इसका बेस होता है, यानी आधार होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। यानी जो भी व्हाइट लाइट जो 7 कलर में ब्रेक हुआ, जो आधार की तरफ यानी बेस की तरफ ज्यादा बेंड होता है, झुकता है, उसी का क्या होता है, विचलन,
यानी डेविएशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको याद होगा तो लाल रंग क्या होता है, सबसे कम डेविएट होता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे, यानी डेविएट का मतलब फैलता कम है। कहीं भी आप लोग देखे होंगे जहाँ पे खतरा होता है वहां पे रंगों का निशान कैसा होता है, लाल होता है। क्यों लाल होता है, क्योंकि लाल को हम दूर से ही देख सकते हैं। अगर सोचिए अगर वो फैल जाता, लाल भी क्या होता है, फैल जाता, तो जैसे क्या होता है आपका ब्लू, देखिए समझ में नहीं आता है कि वो क्या होता है, एकदम हल्का हल्का दिखाई देता है। अगर दूर कोई रहता है कोई कलर, जैसे नीला कलर बहुत दूर है तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता कि वो ब्लू है या फिर कोई और कलर है, लेकिन आप रेड कलर को देखेंगे तो वो दूर से ही क्या एकदम क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि वो कम डेविएट होता है, फैलता कम है। इसी वजह से खतरों का जो निशान होता है, ताकि हमें पता चले आगे कोई खतरा है, तो इसीलिए क्या होता है, जो खतरे का निशान होता है वो हमेशा लाल होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, यानी सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है, क्या आपका लाल होता है या हरा होता है या पीला होता है या बैंगनी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर सबसे कम पूछेगा तो वो आपका होता है रेड, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो वो आपका होता है वायलेट। ठीक है, यानी लाल सबसे कम विचलित होता है और जो बैंगनी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बैंगनी। अगर आपको याद करना है तो देखिए क्या होता है, जो 7 कलर होता है विव ब्लू होता है, विव ब्लू। ठीक है, ये उल्टा लिखा है, ये जो पहले है ये सबसे नीचे आएगा, यानी इसी को ऐसे लिखते हैं आर ओ वाई जी डी आई वी, यानी सबसे ज्यादा ये होता है वायलेट होता है, सबसे कम क्या होता है रेड होता है। तो इसी को उल्टा लिखा जाता है विद ब्लू। इसको अब क्या होगा, याद करने में आपको आसानी होगा, क्या कि रेड क्या होगा, सबसे कम डेविएट होता है, उसका विचलन सबसे कम होता है, जबकि हमारा जो बैंगनी कलर है वायलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन गया, एक तो आपका पूछा ही है सबसे ज्यादा किसका होता है, अब पूछ दिया सबसे कम किसका होता है, तब आपका क्या होगा लाल। और एक चीज मान लीजिए अगर यहाँ पे बैंगनी नहीं होता, इसकी जगह पे क्या होता है, नीला होता, तो वहां पे आप क्या करते हैं, नीले पे टिक करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, दिशा मतलब क्या है, डायरेक्शन, ज्ञात करने के लिए किस नियम यानी किस रूल का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट आपका है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, यानी फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल है उसका, या सेकंड आपसे बोला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल, या फिर अंगूठे का नियम यानी थंब का रूल, या फिर ओम का नियम। अब बताइए, आपको याद होगा कि ओम का नियम किसके बीच लगता है, करंट और वोल्टेज यानी धारा और विभवांतर के बीच में लगता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा चुंबकीय क्षेत्र, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, क्या लिखा है, दाहिने हाथ के अंगूठे का, इसको भी समझ लीजिए। क्या होता है, जब चालक तार को यानी कंडक्टिंग वायर को कुछ हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, यानी दाएं हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां तार को क्या अच्छे से कवर कर ले, घेर ले, और अंगूठा क्या चालक में जो करंट यानी वायर में जो करंट पास करे उसके डायरेक्शन को शो करे। तो ये मुड़ी हुई उंगलियां क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, ये करंट आया और कुछ आया नहीं, तो इसलिए आपका ये भी गलत है। अब आते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ या फिर बाएं हाथ। अब इसी में अक्सर कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल से होता है। क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल से, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। अब ये नियम होता क्या है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, हम लोग जो पांच की तीनों उंगलियां होती है उसको कुछ इस तरीके से फैलाते हैं, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अगर सब हम भी बता देंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कब, इसलिए ये आपका है कि आप इसको हमें कमेंट में करके बताएंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं।
आइए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। किस समायोजन में परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? यानी क्वेश्चन को सुनिएगा, आपसे पूछा है किस कॉम्बिनेशन में। अब आप लोग पढ़े होंगे दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल, यानी जैसे श्रेणी क्रम बोलते हैं और एक को बोलते हैं समांतर क्रम। तो पूछा है किस कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, कम से कम होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है समांतर क्रम, जिसे हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सेकेंड है श्रेणी क्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड आपका है श्रेणी व समांतर क्रम में क्या दोनों को एक साथ अगर जोड़ दे या जितने भी सारे रेजिस्टेंस है क्या उसको अगर एक साथ जोड़ दे तो क्या हमारा मिनिमम मिलेगा, या फिर चौथा करा इनमें से कोई। अब एक चीज हम ध्यान, चाहे रेजिस्टेंस जितने भी हो 2 3 4 5 10 20 जितने भी हो, अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम कि हमें मैक्सिमम क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस अधिक से अधिक अगर हमको रेजिस्टेंस है प्रतिरोध चाहिए तो उसको हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी में, कब अधिक से अधिक के। लेकिन पूछा क्या न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या सर समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस वो भी मैक्सिमम तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर आपसे पूछ दिया मिनिमम तो वो हमारा क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए